हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अगले 2-3 दिन में आप लोगों के कम से कम 80 to 100 मार्क्स जो हैं वो नीट के एग्जाम में इजीली स्कोर हो सकते हैं। इन फैक्ट 12th, 13th, 14th, 15th ये जो 4 दिन है, अगर आप मेरे सारे 7 PM के लेक्चर्स देखेंगे, आप बहुत इजीली 100 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। यस, यू गॉट मी राइट, 100 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, प्लस आपके बायो स्कोर में ये इजीली हो सकता है। आज की क्लास में मैं सारे आपको एनसीईआरटी के ग्राफ्स कराऊंगी। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन प्योर ग्राफ्स पे बेस्ड होते हैं और अगले 2 दिन पूरी 11th और 12th का एक एक डायग्राम मैं आपको करवा दूंगी। सो प्लीज ये लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक मैं आपको फुल स्पीड में विदाउट एनी टॉकिंग, विदाउट एनी इंटरप्शन ग्राफ्स करवाने वाली हूँ। सो इट्स नॉट लाइक अ रियली लॉन्ग लेक्चर। 25-30 minutes, 3 days, that is a total of just 1.5 घंटा एंड आपके फोटोसिंथेसिस के सारे टॉपिक्स के, बॉटनी के सारे ग्राफ्स होने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। आप एक काम करिए, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक कॉपी ले लीजिए जिसमें आप लास्ट मिनट वाले अपने नोट्स बना रहे हैं। आप बस वो वाली कॉपी ले लीजिए, फटाफट से ग्राफ्स मेरे साथ बनाते चलिए, और जो जो एमसीक्यूज मैं आपको बता रही हूं कि इसके ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे, आप उनको कॉपी करते चलिए। इनफैक्ट जब मैं डायग्राम्स भी कराऊंगी, मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं आपको ये करवा सकूं कि इन पे किस टाइप के एमसीक्यूज आने का चांस ज्यादा है। तो चलिए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट में आपको सारी चीजों के करा दूंगी। सबसे पहला ग्राफ जो हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का ग्राफ है। ये एनसीईआरटी की फोटो है, आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत सिंपल है। आपके एग्जाम में पहले ही आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा बार आई है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दैट मींस सनलाइट आई। सनलाइट की कुछ लाइट आपको पता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है। वो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है वो कैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स के ऊपर जो गिर रही है, उसका है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर कभी आपको आए, वैसे तो इसको रफली याद करने की कोशिश करो, हो सकता है कभी आपको ब्लू लाइन का पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल ए है, येलो का पूछ ले वो कैरोटिनॉइड है, और जो ग्रीन है वो क्लोरोफिल बी है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये हमें दिखा रहा है कि क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटिनॉइड कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। किसको एब्जॉर्ब करते हैं? सनलाइट को। सनलाइट कैसे ट्रैवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ समथिंग जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। तो सनलाइट जो है वो आपकी फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होती है उसको प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब इस टाइप पे एमसीक्यू किस टाइप के आते हैं? सबसे पहले एमसीक्यू होता है, अगर आप इधर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोरोफिल ए और बी हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लू और वॉयलेट जोन पे करते हैं। ये आपका डायरेक्ट एमसीक्यू नंबर 1 हो सकता है। करेक्ट एवरीबॉडी, आपको पता होना चाहिए कि वो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो वो करते हैं वो आपके, यस एवरीबॉडी, ब्लैक पेन में निकालना चाह रही हूं ताकि वो छुप ना जाए, देखते हैं, वो आपके ब्लू और वॉयलेट में करते हैं। और सेकंड वाला आपको डायग्राम देखकर ही पता चल रहा होगा, तो एक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इधर हुआ और दूसरा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इधर हुआ। तो एक एब्जॉर्प्शन आपका हो गया ब्लू और वॉयलेट में, और दूसरा एब्जॉर्प्शन हो गया रेड में। ये भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको पता है। क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू और वॉयलेट में करता है, और क्लोरोफिल ए जो है वो मैक्सिमम जो है वो रेड में कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप याद रखिए, ये क्लोरोफिल ए मैंने आपको बोला था ब्लू कलर का है, तो क्लोरोफिल ए आपको मैक्सिमम जो है वो रेड में करता आ रहा है। ये असर्शन, रीजन या एमसीक्यू में हो सकता है। और क्लोरोफिल बी मैंने आपको बोला था, याद करिए, क्लोरोफिल बी का जो मैक्सिमम है वो ब्लू में है। वैसे तो दोनों ब्लू, व्हाइट और रेड में दोनों पीक कर रहे हैं। अब अगला जो ग्राफ आएगा वो ये बताएगा कि जहां जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है, दैट मींस जहां जहां पे सनलाइट को मैंने एब्जॉर्ब किया, सनलाइट आके पानी को तोड़ेगी। ये PS2 पे होता है, आपको पता है, मैंने आपको कराया हुआ है। तो जब PS2 पे पानी टूटेगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और एक्शन होगा। एक्शन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, तो एक्शन पे ATP और NADPH बनेगा। जहां जहां पर एब्जॉर्प्शन हाई है वहां वहां पर हमें दिखाई देगा कि एक्शन भी ज्यादा होता है।
अंडरस्टूड? तो ये जो पॉइंट्स हैं यहां पर आपका ये असर्शन, रीजन और एमसीक्यू है। डायरेक्टली आपको देखिए मैंने 3 एमसीक्यूज मार्क करवा दिए, ग्राफ मार्क करवा दिया है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था जी आपका ग्राफ नंबर 1। आगे चलते हैं आपका ग्राफ नंबर 2। आपने देखा था कि वॉयलेट और ब्लू पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुई थी, एग्जैक्टली आप वही देखोगे। आपने देखा था इस एरिया पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुई थी, जहां पर मैक्स एब्जॉर्प्शन हुई थी वहीं पर मैक्सिमम एक्शन भी है। हम देखेंगे वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वहीं पर मैक्सिमम एक्शन भी है। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये मतलब है एक्शन का कि पानी टूटा, पानी टूट के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो वो हायर एनर्जी लेवल पर जाएंगे, फोटोसिंथेसिस होगा। इलेक्ट्रॉन्स जब हायर एनर्जी लेवल से आपके इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले एनर्जी लेवल पर आएंगे, जब हायर एनर्जी से नीचे आएंगे तो ATP और NADPH2 बनेगा, जो एसिमिलेटरी पावर्स हैं। ये है एक्शन। This is action. The graph tells us that the rate of photosynthesis highest कहाँ है? What is the rate of photosynthesis? The rate of photosynthesis जो है that means photolysis of water. जहां पर maximum absorption हुआ है वहीं पर maximum photolysis of water होगा। तो rate of photolysis is maximum in blue, violet and red regions of the विजिबल स्पेक्ट्रम। इन्हीं पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है, यहीं पे मैक्सिमम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? गॉट इट एवरीबॉडी ऑन माय स्क्रीन्स? राइट अ यस मैम गाइस, एंड प्लीज मेक श्योर दैट आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। आ जाते हैं ग्राफ 3 पे। कैन यू सी कैसे एक दूसरे के ऊपर मैंने सुपर इंपोज किया है? ये एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है और ये एक्शन का ग्राफ है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है एक्शन। मैंने इनको सुपर इंपोज करके आपको दिखा दिया। दिस इज एक्शन जो आपको दिखाएगा। आई वांट टू रिमूव द ब्लैक पेन फ्रॉम हियर। देखती हूँ एक बार दोबारा ट्राई करती हूँ, बिकॉज़ ये ऊपर अटैच है ना, ये इसमें भी आया हुआ, इसमें भी आया हुआ, आ नहीं रहा है, थोड़ा बाहर तक जाता है, बीच में आया था और आ नहीं रहा है। एनीवेज, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखिए फिर कट जाता है ना, वो गड़बड़ हो जाता है, ब्लैक पे दिख नहीं रहा है ना। ट्राई करते हैं होता नहीं है, बट एनीवेज यस। तो दिस इज एक्शन। तो दो कलर का पेन हो गया ना, राइट एवरीवन? दिस इज एक्शन पोटेंशियल। समझे चुन्नी मुन्नी गैंगस्टर्स? एक्शन इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज द रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ये है रेट ऑफ फोटोलाइसिस, कितना आपने फोटोलाइसिस किया है, ये उसका रेट है। और ये सुपर इंपोज करते हैं, एक के ऊपर एक आते हैं, सुपर इंपोज। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये सुपर इंपोज कर रहे हैं, एक के ऊपर एक है ये। द ग्राफ टेल्स अस दैट फोटोसिंथेसिस हैपेंस मोस्टली एट ब्लू वॉयलेट एंड रेड। ये दोनों वर्ड याद रखिए, ब्लू वॉयलेट एमसीक्यू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस होता है। जहां जहां फोटोसिंथेसिस होता है वहीं वहीं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, वहीं वहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां मैक्सिमम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यहां मैक्सिमम फोटोलाइसिस भी होगा। सिंपल सी बात है, समझ आ गया सबको? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? परफेक्ट। इसके साथ एब्जॉर्प्शन, एक्शन और ये वाला ग्राफ हमने खत्म किया। आते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इसमें क्या है बच्चों? यहां आपको दिख रहा है एरिथमेटिक ग्रोथ। अब मैं आपको समझाती हूँ एरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है। लीनियर ग्रोथ है, एक सेल ने 2 सेल बनाए, एक सेल रुक जाएगा, आगे डेवलपमेंट नहीं करेगा, और सिर्फ एक सेल आगे जाके फिर 2 बनाएगा। जिसने आगे जाके 2 बनाए वो फिर एक रुक जाएगा और फिर आगे जाके 2 बनाएगा एक सेल। दैट मींस इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही, दोनों ही आगे जाके ग्रो नहीं कर रहे हैं। लीनियर है का मतलब क्या है? आपको दिख रहा है कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ है एरिथमेटिक।
ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार एक चीज याद दिला रही हूं कि डायग्राम्स के नीचे, ग्राफ्स के नीचे जो दिया होता है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज उसे याद रखिए और कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। ये एक तरह की लीनियर ग्रोथ है। क्या मतलब होता है? मतलब अगर ये एक सेल है, इस सेल से दो प्रोजेनी बनी, एक कांस्टेंट रहेगी और एक डेवलपमेंट नहीं करेगी। एक कांस्टेंट रहती है और डेवलपमेंट नहीं करती है, राइट? या आगे डेवलपमेंट नहीं करती है, सिर्फ एक है, ओनली वन इज देयर, जो आगे फिर जाकर दो बनाएगा, फिर एक कांस्टेंट हो जाएगा और सिर्फ एक आगे जाकर दो बनाएगा। दैट इज व्हाई यू सी अ लीनियर ग्रोथ। टी यहां पर होता है टाइम की, टाइम टी के बाद कितना हो रहा है, टाइम टी पे लेंथ कितनी है, ग्रोथ कितनी है। टाइम 0, टी इज टाइम और आर ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है जी बर्थ माइनस डेथ। कितनी डेथ? तो टाइम टी 10 साल बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 5 साल बाद, 1 घंटे बाद, 1 साल बाद। टी इज टाइम। इतने टाइम पे क्या हुआ, इतने टाइम पे इतनी ग्रोथ हुई, इतने टाइम पे इतनी ग्रोथ हुई, इतने लीनियर ग्रो कर रहा है। टाइम यहां है, हाइट ऑफ द प्लांट, ग्रोथ यहां पर हमने लिखी है। शुरू की ग्रोथ को कहेंगे 0, शुरू की टाइम 0 जब स्टार्ट किया। आफ्टर टाइम टी विच कुड बी एनीथिंग, आर आपका रेट होगा, हमेशा याद रखना, रेट इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ। ये रहा आपका अरिथमेटिक ग्रोथ। कब होती है? जब एक सेल से दो बनते हैं, एक कांस्टेंट रहता है और सिर्फ एक आगे जाता है, फिर एक सेल से दो बनते हैं, एक कांस्टेंट रहता है और सिर्फ एक ग्रो करता है। अगर दोनों सेल ग्रो करेंगे तो बड़ी स्पीड से ग्रोथ होगी, जिसको हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए आप वर्ड दो याद रखिएगा जो एमसीक्यू में आते हैं। पहला वर्ड जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए एमसीक्यू में आते हैं, ये एक्सपोनेंशियल होती है, रेज टू पावर वाली ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ? इट इज एक्सपोनेंशियल, राइट एवरीबॉडी? ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है गाइस। एक सेकेंड, सो ये एक्सपोनेंशियल है ग्रोथ, ये लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इसकी ग्रोथ जो होती है वो एस शेप की होती है, इसलिए इसको सिग्मोइड ग्रोथ भी कहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बहुत कॉमन किस्म का एमसीक्यू क्वेश्चन है। कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया ऐसे ग्रो करते हैं, हायर प्लांट्स ऐसे ग्रो करते हैं, ऑर्गन्स ऐसे ग्रो करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, बहुत तेज जो ग्रोथ होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। कैसे होती है ग्रोथ मैं आपको बताती हूं। पिन ड्रॉप साइलेंस आप मेंटेन कीजिए, मैं आपको बताती हूं ग्रोथ कैसे होती है। शुरू में जब भी आपने किसी चीज को ग्रो करना है बच्चों, आपके पास एक चीज है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 एक्सपोनेंशियल रेस्ट, तो थोड़ा हमेशा टाइम लगता है ग्रोथ होने के लिए, उसको कहा जाता है लैग फेज। लैग का मतलब होता है थोड़ा ग्रोथ में टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड अ लैग फेज। उसके बाद ग्रोथ धड़ स्पीड से आगे बढ़ती है, उसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल, ये रेज टू पावर, इसको लॉग भी कहते हैं एमसीक्यू। बच्चों ग्रोथ कभी भी आगे बढ़ती चली नहीं जा सकती। अब आपके मन में आएगा सवाल, क्यों आगे नहीं बढ़ सकती ग्रोथ, क्यों कंटिन्यूअसली आगे नहीं बढ़ सकती? इसीलिए नहीं बढ़ सकती क्योंकि कभी ना कभी नेचुरल रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, और जब नेचुरल रिसोर्सेस खत्म होंगे तब ग्रोथ को रुकना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी ग्रोथ। हो सकता है थोड़ी देर बाद डिक्लाइन भी आ जाए। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे, पहले लैग, थोड़ा टाइम लगेगा, लैग, देखिए दोबारा बनाते हैं ब्लू कलर के पेन से, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर स्टेबिलिटी, और हो सकता है गिर जाए। शुरू में टाइम हमेशा याद रखिए, टाइम ऑफ ग्रोथ 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल देख रहे हो। आर मैंने अभी आपको बोला ग्रोथ रेट है। क्या होता है जी ग्रोथ रेट? बर्थ माइनस डेथ, आपको पता है। इनिशियल साइज और WT आफ्टर टाइम। ई आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, कम से कम 5 या 6 बार एमसीक्यू में आ चुका है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक दोनों, राइट? ज्योमेट्रिक आपका सिग्मॉइड कर्व है, आपका बहुत स्पीड से जब चीज बढ़ती है उसको हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं।
अब हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, कि ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस में क्या क्या कर्व्स हमें ग्राफ हमें देखने हैं। सबसे पहले ग्राफ पे आते हैं जो आज का ग्राफ नंबर 6 है जिसका नाम है बायोम्स के डिस्ट्रीब्यूशन। बायोम क्या है? बायोम एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है। क्या है बच्चों बायोम? बायोम एक मेगा 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 ज्योग्राफिकल एरिया, एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, उसको बायोम कहा जाता है। उस पर्टिकुलर बायोम में कुछ तो टेम्परेचर होता है और कुछ रेनफॉल होती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और रेनफॉल, और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से ही उस बायोम में एक पर्टिकुलर तरह के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज देखे जाते हैं। तो सबसे पहले एक बायोम बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है, छोटा एरिया नहीं होता है, याद रखिएगा। इट इज ऑलवेज अ वेरी 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 बिग ज्योग्राफिकल एरिया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और ये जो बायोम होते हैं ये इनका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन अलग होता है। अगर आप थार डेजर्ट के बायोम को तुंद्रा से कंपेयर करोगे तो आप नहीं मान सकते कितना, एक जगह 50 डिग्री एक जगह -50 डिग्री। दैट इज हाउ डिफरेंट दे आर। तो टेम्परेचर और रेनफॉल यहां पर अलग होती है। अगर मैं आपको डेजर्ट दिखाऊं, एक एक करके मैं आपको सारे बायोम दिखाती हूं, तो टेम्परेचर में आप देखिए टेम्परेचर हाई है, डेजर्ट का टेम्परेचर और ऊपर जा सकता है, टेम्परेचर इसका बहुत हाई होगा, पर इसमें रेनफॉल कितनी कम होगी? 50 सेंटीमीटर रेनफॉल भी नहीं होगी। एनुअल प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर ऑफ वाटर कितना गिरा है उसमें डेवलप, उसमें हम याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम ग्रासलैंड्स में। ग्रासलैंड होते खुले प्रेरीज, राइट, पाम्पास, सावानास, जहां पर एनिमल्स चारा चरते हैं। टेम्परेचर हाई होता है इनका और रेनफॉल एवरेज होती है इनकी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं बेटा आपके असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है और 25 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। बारिश देखिए 450 सेंटीमीटर इन पे बारिश होती है। टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे जी आपके नॉर्थ इंडिया के फॉरेस्ट, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, टेम्परेट फॉरेस्ट। हाई टेम्परेचर होगा 30, 35, 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। रेनफॉल एवरेज 150 to 200 के बीच में। कॉनिफरस होते हैं जी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो आपकी कश्मीर वैली है, जो आपके कुछ पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश है, कॉनिफरस फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट, तियागा बेल्ट जिसे कहते हैं। एमसीक्यू में तियागा बेल्ट पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तियागा बेल्ट ये आपके कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं, इनके अंदर रेनफॉल एवरेज होती है पर टेम्परेचर 10 डिग्री से लगभग कम होना शुरू हो गया, ठंड होती है, बर्फ गिरती है। आपका लेह लद्दाख, आपके श्रीनगर के ऊपर का एरिया, आपका कारगिल, आपका द्रास, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, ये आपका आर्कटिक एल्पाइन तुंद्रा है। बारिश आपकी कम होगी और टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होगा। यहीं पे आपके मिलेंगे पोलर बियर्स और सील्स। सो मीन टेम्परेचर जो है 400 डिग्री सेंटीमीटर जो है, 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, राइट एवरीबॉडी। आर्कटिक और एल्पाइन में रेनफॉल कम होगी 100 सेंटीमीटर, पर टेम्परेचर और वो रेनफॉल नहीं होगी, वो बर्फ गिरेगी। प्रेसिपिटेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, क्योंकि टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से कम हो गया। तो बच्चों मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इज अराउंड 100 सेंटीमीटर एंड मीन एनुअल टेम्परेचर इज -10 to 0। देखो 100 के पास है, ये देखिए 100 के पास है आर्कटिक में और टेम्परेचर है 0 से कम। तो आपको एक एक चीज का ऐसे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इस तरफ आपके टेम्परेचर है और इस तरफ आपकी रेनफॉल है। टेम्परेचर आपके डिग्री सेंटीग्रेड में है, रेनफॉल आपकी सेंटीमीटर्स में है। ये रहा आपका बायोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ चलते हैं। ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बाहर की कंडीशंस को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये होता है ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म के बाहर ठंड बहुत पड़ रही है तो वो क्या करेगा? क्या उसका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो रहा है? क्या वो बहुत ठंड फील कर रहा है जिसकी वजह से उसको एक बरो करके उसके अंदर छुपना पड़ रहा है या गुफा के अंदर छुपना पड़ रहा है? अगर बहुत बाहर गर्मी, क्या उसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से उसको पॉन्ड के नीचे जाके गीली मिट्टी में छुपना पड़ रहा है? या बाहर टेम्परेचर -10 डिग्री हो जाए या +40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, जैसे ह्यूमन बींग्स है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कैसे करता है? इज ऑर्गेनिज्मिक
रिस्पॉन्स। चलिए लेट मी टेल यू अबाउट ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स। ऑर्गेनिजम्स जैसे हम ह्यूमंस हैं, अदर मैमल्स हैं, हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, जो मैमल्स हैं जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ये होते हैं बच्चों होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स उन्हें कहा जाता है जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, होम्योस्टेसिस कर सके। पर होम्योस्टेसिस करने के लिए बच्चों बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। इनको कहा जाता है रेगुलेटर। इन्होंने अपने टेम्परेचर को आइडियल पे रख लिया 37.5 डिग्री सेल्सियस। बाहर 0 डिग्री हो या 40 डिग्री हो, इनको फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने अपने को मेंटेन कर लिया। ये है आपके रेगुलेटर्स। कॉन्फॉर्म का मतलब होता है मान जाना, किसी की बात को मान जाना, इस कॉन्फॉर्म कर लेना। बाहर 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लिया बाहर 0 है, मैं भी 0 हो गया। बाहर 80 डिग्री सेल्सियस है, 70, वैसे तो 80 70 होता नहीं, 40 डिग्री है, मैं तो बाहर की तरह चल लिया। अपनी रीढ़ की हड्डी ना होना, इनके पास स्पाइन नहीं है, अपनी खुद की अकल नहीं लगानी, जो बाहर का टेम्परेचर है वही होगा। इनमें आते हैं रेप्टाइल्स। इसीलिए रेप्टाइल्स को क्या करना पड़ता है बच्चों, इसीलिए रेप्टाइल्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेचारों को माइग्रेट करना पड़ता है, हाइबरनेट करना पड़ता है, या तो अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है। वहां पड़ गई बर्फ, बहुत ठंडा है, बाहर है -10, अगर मैं रेप्टाइल होंगी, बाहर -10 है, हम तो जिंदा नहीं रह सकते, तो अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। या रेप्टाइल्स को थोड़ी देर के लिए सोना पड़ेगा, बहुत ठंड हो गई बाहर, सो जाओ थोड़ी देर के लिए, उसको कहते हैं हाइबरनेशन। तो कॉन्फॉर्मर्स का टेम्परेचर बाहर के हिसाब से चेंज होगा, तो विंटर्स में उनको करना पड़ता है हाइबरनेट। क्या करेंगे विंटर्स में? हाइबरनेट। और समर्स में जब बहुत गर्मी हो गई तब भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, बाहर 42 हो गया, समर स्लीप को कहेंगे हम एस्टिवेट, या अपना सारा काम काज छोड़कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना, जिसको हम कहते हैं डायापॉज, या वहां जगह से भाग जाना, जिसको हम कहते हैं माइग्रेट। जैसे साइबेरियन क्रेन्स करती हैं, बहुत ठंड पड़ गई तो उस जगह से छोड़कर आ जाएंगी। तो कॉन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो अपने आइडियल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं, जो होम्योथर्मिक होते हैं, वो होते हैं रेगुलेटर्स, जो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। देखो कोशिश कर रहे हैं पर फिर थोड़ी देर बाद गिव अप हो जाता है। वो पार्शियल रेगुलेटर्स है, वो अपने को रेगुलेट कर सकते हैं बट ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल। ये रहे ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्सेज, इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बेसिस पे। कॉन्फॉर्मर क्या करेंगे, क्योंकि बाहर जैसा हो गया, या तो डायापॉज, या माइग्रेट, या हाइबरनेशन, या एस्टिवेशन। वो भी 4 तरह के रिस्पॉन्सेज हैं। अब मैं आपको बताती हूं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिख रहा है, ये देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व 2 तरह की है, राइट एवरीबॉडी। ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी यहां, अच्छा यहीं पे मैंने दोनों तरह की कर दी है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व 2 तरह की। बेटा पहली तरह की जो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व नजर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिए। इसे कहते हैं जे शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये देखिए आप, ये जे, ये तब होती है बच्चों जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, मतलब रिसोर्सेज पे किसी का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ग्रोथ होती जाएगी होती जाएगी। ये देखिए लैग लॉग और फिर बढ़ता चला गया, इसको जे शेप्ड कर्व कहते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल करते हैं, एक्सपोनेंशियल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। ये आपका किस शेप का होता है एक्सपोनेंशियल बच्चों? जे शेप का होता है। ये तब होता है जब रिसोर्सेज बच्चों आपके अनलिमिटेड हो, कोई टेंशन नहीं है खाने पीने की, ऑर्गेनिज्म ग्रो करता चला जाएगा। पर कभी ऐसा नहीं होता कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, इसलिए ये आइडियल नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो रिसोर्सेज कम पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ेंगे, इसीलिए तब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये के वर्ड जो है बच्चों, ये कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट करता है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि उस जगह पे कितने लोगों का खान पीन ध्यान रखने का जगह है।
अगर यहां पर एनटीए का एग्जाम्पल ले लो तो एनटीए के पास 20 लाख बच्चा है, पर अगर सीट 50,000 है तो कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ 50,000। उसके बाद किसी बच्चे को सीट नहीं मिलेगी। इसे कहा जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, शुरू में होगा लैग, फिर होगा लॉग, फिर ये होगा स्टेबल, और अगर रिसोर्सेज कम हो गए हो सकता है ये डिक्लाइन भी कर जाए। ये एस शेप्ड कर्व होता है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, एस शेप को सिग्मोइड भी कहते हैं। ये एक आइडियल ग्रोथ कर्व है क्योंकि हमेशा बच्चों कैरिंग कैपेसिटी होगी। क्यों आइडियल है? क्योंकि बच्चों रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं हो सकते, इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी होगी के। इट इज द एबिलिटी ऑफ द हैबिटेट कि कितनी स्पीशीज को वो पाल सकता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला होता है dn/dt इज इक्वल टू rn। आर आपको पता है, मैं बता चुकी हूं, रेट होता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बर्थ माइनस डेथ। और जो लॉजिस्टिक, जो ज्यादा रिलेटिव, ज्यादा रियल ग्रोथ कर्व है, उसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। Rn के बाद k माइनस n बाई के। यहां पे k नहीं है क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं है, बट यहां पे तो कैरिंग कैपेसिटी आ गई कि भैया बस इतनी 50,000 बच्चों से एक ज्यादा नहीं एनटी वाले ले सकते, तो यहां पे कैरिंग कैपेसिटी आने के लिए Rn को मल्टीप्लाई किया k माइनस n बाय k। n आपकी है पॉपुलेशन डेंसिटी, कितने लोग हैं, dn/dt। n आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी है, k आपकी कैरिंग कैपेसिटी है, t आपका टाइम है, r आपका बर्थ माइनस डेथ इज इक्वल टू रेट है। तो मैंने आपको दोनों ही कर्व्स करवा दिए। आ जाइए बायोडाइवर्सिटी पे। ये ग्राफ मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिया था। ये ग्राफ दिया है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में। किसने दिया है ये ग्राफ? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या कहता है ये ग्राफ? ये ग्राफ कहता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का दिया हुआ ये ग्राफ। ये ग्राफ कहता है कि जब आप एक एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, शुरू में आपको बहुत स्पीशीज मिलती है, और एक्सप्लोर करोगे आपको और स्पीशीज मिलेंगी, और एक्सप्लोर करोगे आपको और स्पीशीज मिलेंगी, अप टिल अ पॉइंट कि आपने वो एरिया देख लिया हो। एक बार आपने वो एरिया देख लिया तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती नहीं चली जाएंगी, रुक जाएंगी, क्योंकि आपने उस एरिया को एक्सप्लोर कर लिया। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ओनली ग्रोज अप टू अ सर्टेन पॉइंट। जब आपने उस एरिया को देखना शुरू किया, आपको नए नए पेड़ पौधे, नए नए जीव जंतु मिले, और घूमोगे और नए पेड़ पौधे और नए जीव जंतु मिलेंगे, फाइनली आपको कुछ भी मिलना बंद हो जाएगा। तो ये है एरिया और ये है स्पीशीज रिचनेस। इज दैट क्लियर? क्या आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सब बच्चों को? करेक्ट एवरीबडी? सो प्लीज मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस। और देखिए एस यहां पर स्पीशीज रिचनेस है, कितनी है? स्पीशीज रिचनेस एक लेवल तक होगी, ऐसा नहीं होगा कि अनलिमिटेड होता ही चला जाएगा। ए आपका एरिया है और सी आपका वाई इंटरसेप्ट होता है, एमसीक्यू पे आया है, और जेड आपका स्लोप ऑफ द लाइन है। तो लॉग जब भी, और गाइस ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, लॉग वाला हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। जेड आपका क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। ए क्या है? आपका एरिया। सी क्या है? आपका वाई इंटरसेप्ट। और एस क्या है? स्पीशीज रिचनेस। इज दैट क्लियर एवरीबडी? ये है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ। ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कि आप एक एरिया ढूंढना शुरू करो तो स्पीशीज बढ़ जाएंगी, वो एरिया खत्म हो जाएगा, आपको स्पीशीज बस अब और नहीं दिखेगी। ये ग्राफ भी हमने थोड़े दिन पहले किया था और बहुत डेप्थ में अच्छे से समझ के किया था। ये ग्राफ क्या कहता है? ये ग्राफ कहता है कि जब भी हम सीवेज को एक वाटर बॉडी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा। बच्चों ये ग्राफ कहता है कि जो सीवेज होती है वो सीवेज के अंदर अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है। क्या होता है सीवेज के अंदर? आपको पता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। क्योंकि सीवेज
के अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल है बच्चों, इसलिए सीवेज को डाइजेस्ट करने के लिए बच्चों बैक्टीरिया की मदद लगेगी, और वो बैक्टीरिया को चाहिए होगा ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन वो पानी से लेगी, क्योंकि सीवेज को आपने पानी में डाल दिया है। तो जब ये आपका सीवेज पानी में आ गया, ये पानी के सारे ऑक्सीजन को यूज कर लेगा। जब इसने पानी के सारे ऑक्सीजन को यूज कर लिया ना मेरे बच्चों, तो पानी में ऑक्सीजन नहीं रहा, इसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और जब पानी में ऑक्सीजन नहीं रहा बच्चों, यूट्रोफिकेशन हो गया, तो सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की तो टाइम टाइम फुस हो गई, तो वाटर का ऑक्सीजन यूज हो गया। कितना सीवेज को ऑक्सीजन चाहिए होता है, सीवेज है अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, यस वो खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है सीवेज में। कई बार क्वेश्चन आता है पेट्रोकेमिकल्स वगैरह को नहीं काउंट करते हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में, क्योंकि अगर कोई पेट्रोकेमिकल वगैरह उसको तो डाइजेस्ट करने के लिए कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा, पर जब माइक्रोब्स उस सीवेज को डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया, तो उनको वाटर बॉडी से क्या चाहिए होगा सीवेज को डाइजेस्ट करने के लिए? ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन चाहिए? ये होता है बच्चों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है बच्चों? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जब एक बार आपने सीवेज को डिकम्पोज कर दिया, तो बच्चों ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया, क्योंकि सारा ऑक्सीजन यूज हो गया। किसमें यूज हो गया? सीवेज के डाइजेशन में यूज हो गया, और अब आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्चार्ज, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसकी वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से डेथ हो गई फिशेस की। तो बच्चों जब सीवेज ज्यादा है तो सारा ऑक्सीजन यूज हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई। जब सीवेज कम है देखो, तो ऑक्सीजन यूज भी कम हो गया, यूट्रोफिकेशन नहीं हुआ, ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं हुई, फिशेस की डेथ हो जाएगी, सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी, राइट? तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है तो ऑक्सीजन ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो फ्री ऑक्सीजन कम है, बीओडी ज्यादा है, मतलब सारा कुछ किसने यूज किया? अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो फ्री ऑक्सीजन कम है, क्योंकि सीवेज आ गया, सीवेज बढ़ गया, सीवेज ने सारा ऑक्सीजन खत्म कर दिया, एक्वेटिक एनिमल्स मर गए। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, मतलब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब फ्री ऑक्सीजन ज्यादा है, सीवेज मतलब कम आई थी, सीवेज नहीं पानी में छोड़ी गई थी। समझ आया कि नहीं आया? कॉपी करिए, याद रखिए, और देखिए मैं कैसे सिर्फ फोकस करके आपको इंपॉर्टेंट चीजें करवा रही हूं, सो दैट आप स्कोर कीजिए। जितना मैंने आपको अभी करवाया है वो आपके एग्जाम का गारंटीड क्वेश्चन है, मेरी बात मान लो, इनको पढ़ो और आपके नंबर बढ़ेंगे। अब मैं आपको कल कराऊंगी 50 डायग्राम्स और परसों भी कराऊंगी 50 डायग्राम्स, टोटल ऑफ 100+ डायग्राम्स। सो डोंट मिस द क्लास, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेस, गॉड ब्लेस यू, बाय बच्चों।